औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू में 3 पहलुओं को डिस्कस किया जाएगा और सबसे पहला पहलू तो ये है कि 7 मई 2025 को भारत ने रात की तारीकी में चंद मिज़ाइल दागे जो पाकिस्तान के नहित्ते अवाम पर गिरे या मस्जिदों पर गिरे, अवाम को निशाना बनाया गया। ये एक ख़ास पहलू है जो गैर मुस्लिमों में आम है। इसी को अगर आप देखें कि गज़ा में भी अवाम को मारा जा रहा है, लड़ने वालों को मारने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा पहलू ये है कि 3 हमले थे। इसमें ये पहलू भी है कि बाज़ औक़ात भारत जारहियत के मूड में था तो इसको मौका दिया गया ताकि रिटेलिएटरी रवैया जो है उसका जवाज़ बन सके। ये आया पाकिस्तानी अफवाज का, फाइटिंग फोर्स का एक हीला था कि ये पहले हमला करें, कहाँ करते हैं कि वो उसके सबूत सामने हों तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करें। अब ये 3 जगह के हमले हैं, जबकि इससे पहले इंडिया के जहाज़ अपनी हुदूद में उड़ते हुए भी डरते थे और इनको आने की किसने इजाज़त दी। खैर ये अलहदा बात है कि हीला और बहाना और एक टैक्टिक भी हो सकता है, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो काम किया वो कमाल का था। पाकिस्तान ने किसी अवामी प्लेस पर हमला नहीं किया, किसी मंदिर पर नहीं किया, क्योंकि मस्जिद मुहतरम है तो मंदिर भी मुहतरम है, गिरजाघर भी मुहतरम है तो गुरुद्वारा भी मुहतरम है। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हमले सारे फ़ौजियों पर थे। LOC में कई चौकियां उड़ा दी गईं और ख़ुद ब्रिगेड डिवीज़न जो है हेडक्वार्टर, जिसमें 2 से 8 हज़ार फ़ौजी होते हैं, उसको मिसमार किया और जवाबन इंडिया ने किससे पूछकर सफ़ेद परचम लहरा दिया कि जी हम अमन चाहते हैं। ये वो कार्रवाई है जिसने हिंदुओं को, भारत को और मोदी को घुटने टेकने पे मजबूर किया। मगर एक चीज़ है कि इस्लाम का जो असूल है वो हमें जंगी आदाब सिखाता है, हमें आदाब हुकूमत सिखाता है, रियासत के कुछ असूल बताता है, अखलाकी आदाब सिखाता है, इंसानियत की कदर सिखाता है। और पाकिस्तान ने आज भी उस 1400 साल की इस्लामी रवायत को कायम रखा है। किसी पब्लिक प्लेस पर कोई मिज़िल नहीं गिराया, और जबकि मिज़िल जो गिरे हैं वो इनके जहाज़ गिरे हैं, जो बड़े बड़े इनके कीमती जहाज़ थे उनके अपने अड्डों पर गिरे हैं, इनके हवाई अड्डों को बर्बाद किया गया है, इनके फ़ौजी चौकियों को बर्बाद किया गया है, इनके हेडक्वार्टर्स फ़ौजियों के वो बर्बाद किए गए हैं। असल जंग तो जो लड़ने आए हैं उनसे होती है, अवाम बेचारों का क्या कसूर है। इस्लामी आदाब का हमेशा ख्याल रखा गया, पाकिस्तान ने इस रवायत को भी बहाल रखा। अब दूसरी बात यह है कि आया पहलगाम का कोई वाक़या हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया, ख़ासतौर पे फ्रेंच मीडिया, फ्रांसीसी मीडिया तो बार कह चुका है कि इंडिया ने AI एक्टिविटी की है पहलगाम में। ये कोई एक्चुअल इवेंट भी नहीं है और इस ज़मन में ख़ुद भारत के अंदर सवालात उठे थे। और एक तो अमीनुद्दीन थे अपना आसाम के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया, इसी तरह दीगर लोगों को। अब ये बहाने बनाना भारत का यानी एक वतीरा है। वो एक बड़ा प्यारा तहरीक पाकिस्तान के वक्त एक मिसरा चलता था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का, एक झूठ का चलता चक्कर है, एक मकर की उठती आंधी है, ये गांधी है, ये गांधी है। ये गांधी के चेले चांटे आज भी यही कर रहे हैं। अगर हम पुलवामा को देखें तो वो भी इजाज़त लेके हमारे सॉफ्ट इमेज रूलर्स से उन्होंने ये काम किया, मगर आफरीन हसन सिद्दीकी को, जिसने अभिनंदन का जहाज़ गिराया, पब्लिक ने उसकी चित्रौल भी की और हमारे साबिक मुअज़्ज़िज़ीन ने उसे चाय पिलाकर फ़ौरन भेज दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, क्योंकि उनका टारगेट जो था वो मोदी को इलेक्शन जिताना था जो हार रहा था, और इलेक्शन में मोदी भारी अक्सरियत से जीता और बदकिस्मती से हमारे उस वक्त के साबिक हुक्मरान IK जो थे उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि दुआ करो मोदी जीत जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और जैसे हल हुआ वो आपके सामने है कि वो इंडिया ने एनेक्स कर लिया और पाकिस्तान में फ़कत आधे मिनट की 1 मिनट की खामोशी खड़े होकर कि हम मुजरिम हैं, वो खामोशी का इजहार किया गया कि ये यकजहती है, और जो उस तरफ रुख करेगा या जिहाद का नाम लेगा वो गद्दार कहलाएगा। खैर ये बातें सारी अपनी जगह। अब पुलवामा है हमारे सामने, झूठ का एक पलंदा, पहलगाम है। अगर इससे पहले अगर हम जाएं, ज़्यादा दूर ना जाएं, गोधरा है, गोधरा रेलवे स्टेशन। गोधरा रेलवे स्टेशन में
इन्होंने एक बहाना बनाया कि मुसलमानों ने किया, और हमारा जो कमांडो प्रेसिडेंट था, कमांडो जनरल था, उसने कहा जी मुसलमानों को ने बड़ी हुकूमत कर ली है, अब गुलामी और महकूमी में रहने के आदाब सीखें। किसने कहा था कि रेल की गड्डी को आग लगाएं, रेल की गाड़ी को, बोगी को आग लगाएं? मगर इसके बरअक्स जब गुजरात में मैसेकर हुआ है तो यूएनओ में जो इंडिया का नुमाइंदा थे वो हिंदू थे, उन्होंने कहा कि मुझे भारत की नुमाइंदगी करते हुए शर्म आती है, मैं रिज़ाइन करता हूँ। ये रवैया पाकिस्तान के कमांडो प्रेसिडेंट जनरल का था और उधर इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव का। दूसरी तरफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अरसे के बाद ये वर्डिक्ट दिया, ये फैसला सुनाया कि ये गोधरा रेलवे स्टेशन में हिंदू बोगी पर मुसलमानों ने आग नहीं लगाई। ये खुद हिंदुओं का शाखसाना था, बीजेपी का और ये इसका मोदी का, जिसका बहाना बनाकर इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया और 1947 की वो मासूम हिजरत के वक्त मुसलमानों के कत्ल की याद ताज़ा कर दी। हिंदुओं का वतीरा है झूठ बोलना। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, मगर इस सारी झड़पों से एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान को जो अपने यानी सेंसिटिव पॉइंट से, मसलन गिलगित था, गिलगित में अब तक जहाज़ उड़ रहे हैं और उनकी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर की किसी फ़ज़ा में भी आए। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमारे फाइटिंग फोर्सेस ने जानबूझकर एक बहाना बनाया है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। हिंदू को कब समझ में आएगी ये अलग बात है, मगर ना अगर किसी चीज़ को एंटर नहीं होने दिया जा सकता तो ये कैसे आ गए। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान इस सारी चपकलिश में AI का ड्रामा है पहलगाम, तो इसमें पाकिस्तान के दो बड़े साथी जो मिलिटेंसी के या असलहे के एतबार से, जंगी एतबार से पाकिस्तान के साथ खुलकर आए हैं। एक तो चाइना है जो नवाज शरीफ के दौरे सालिस यानी तीसरे दौर में एक पाकिस्तान और चाइना डिफेंस एलाई बनने के लिए साइन करने वाले थे। वो धरने लगवाए गए और वो साइन रह गए, मगर आफरीन चाइना पे कि उसने अनअनाउंस्ड अनसाइंड भी पाकिस्तान का दिफा किया है। और उसके जो एक मुबस्सिर थे जिन्होंने इंडिया को इंटरव्यू करते हुए, गाओ इस तरह का नाम है, चाइनीज़ एनालिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो चाइना 100% पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अगर डिफेंस अलायंस हो जाता अनाउंस्ड भी तो उसका फ़ायदा ये होता कि आज जो चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5th तो हमारे पास है, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो भी पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल होता। उसकी मार ये है कि वो जब चलता है तो इस तेज़ी से चलता है कि कोई कैमरा MM आलम की तरह उसको ग्रिप में नहीं ला सकता। MM आलम की परवाज़ को भी ग्रिप में नहीं ला सके थे। आफरीन उसफ मशरक़ी पाकिस्तान के हीरो को, जिसके लिए सारी कौम यानी सल्यूट करती है। इसी तरह जब ये चलता है तो 5000 किलोमीटर तक सारे यानी रेडार जैम हो जाते हैं और विदिन नो टाइम हरी भरी बस्ती बर्बाद हो जाती है, पूरे शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास असलहे की, पाकिस्तान के पास साथियों की, मुखलिस साथियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ इस तरफ दूसरी तरफ देखिए कि तुर्किया जो इसराइल के यहूदियों को उन्होंने बहुत नवाजा था और यहूदी तुर्किया पे काबिज़ हैं अब भी। वहाँ का भी सूरत हाल ये है कि हार्वर्ड की खातून आती है और 2 बार वज़ीर आज़म बनकर चली जाती है। वहाँ पर भी गैर मुल्की या इसराइली या अमरीकी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, मगर आफरीन है कि तुर्क लोग कभी ग़ुलाम नहीं रहे, मगर दूसरी बात यह है कि उनके असरात से महफूज भी नहीं रहे। अब जब ये पाकिस्तान के करीब होते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली असर ये होगा कि तुर्किया को इसराइल से जान छुड़ाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब ये है कि ये पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक अलायंस की बुनियाद क्या बनी, वो हमारी तहरीक खिलाफत है। तहरीक खिलाफत में यहाँ के मुसलमानों ने बेलौस खिलाफत उस्मानिया के लिए जो काम किया, फरंगी महल, मौलाना बारी और दीगर लोग, मौलाना जौहर अली बरादरान और दीगर लोग, उन्होंने इतना काम किया जो आज हमारे साथ तुर्कों और पाकिस्तानियों के दिलों की जान है और आपस में वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो अमन और जंग दोनों सूरतों में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को एक मौका मिला
भारत के इन दरअंदाजियों की वजह से कि वो अपनी क़ुव्वत का, अपनी जवाबी कार्रवाई का इजहार करे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने खूब किया। अगला इंशाअल्लाह वीडियो बाद में होगा।